सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत। साथियों, जैसा कि हमें मालूम है, इस समय देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और वो गंभीर परिस्थितियां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण है। कोरोना महामारी ने जहां इस देश को झकझोर दिया है, वहां हमें ये भी बताया कि किस प्रकार से हमारे राजनेता, हमारी जो सरकारें, वो हमारी भावनाओं के साथ, हमारी जिंदगी के साथ खेल रही है। एक साल पहले जब कोरोना महामारी की पहली लहर थी, तो जिस तरीके से देश ने काम किया, न केवल हमने जो है गरीबों की मदद करी और कोविड हॉस्पिटल आनन फानन ने बनाए, तमाम तरीके की हमारी कोशिशें, हम जो भी सरकार द्वारा की गई वो सफल हुई। और यही नहीं, हमने जनवरी तक वैक्सीन भी बना लिए और वैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई। लेकिन दूसरी लहर आते ही ये सब धराशायी रह गया और उसमें समझ में आया कि जो तैयारी करी जानी चाहिए थी, जो सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वो कोई भी इस तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने में फेल रही है। सरकार, जबकि वैज्ञानिक इस बात का चेतावनी दे चुके थे कि इस महामारी की दूसरी लहर भी आएगी, इस चेतावनी के बावजूद भी हमारे राजनेता, हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो इस राज्यों की सरकार हो, सभी लोग इस मामले में फेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो मीडिया की है, कि मीडिया इसमें अपना उत्तरदायित्व निभाने में भी पूरी तरीके से असफल हो रहा है। पिछले वर्ष जरूर वो लोग दिखाते थे सड़कों पर चलते हुए अप्रवासियों को जो पलायन कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों से छोटे शहरों की, और उनको दिखाते थे, शायद वो टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखा रहे थे। लेकिन जो ये कोरोना महामारी है, उसका तो प्रभाव पिछले वर्ष भी बहुजन भारत पे पड़ा था, इस देश के बहुजन समाज पड़ा था, जो दलित, ओबीसी, वंचित समाज है, उस पर पड़ा था, और इस बार भी वही भुक्तभोगी है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी मीडिया का किसी प्रकार का डिबेट नहीं होता है। यहां तक कि जो सरकार की नाकामियां हैं, उन पर भी उन पर भी जो है मीडिया प्रायः चुप है। कुछ मीडिया वाले अवश्य क्वेश्चन उठाते हैं तो उनको भी धमकी दी जा रही है कि हम आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में अंदर कर देंगे, जेल भेज देंगे। ऐसे में जो कुछ अगर है, तो अभी जो विदेशी मीडिया है, उनकी जो रिपोर्टिंग आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया का अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला है। कार्टूनिस्ट डेविड रो ने कार्टून में दिखाया कि भारत देश, जो कि एक हाथी की तरह विशाल है, ये मरने वाली हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। मतलब हाथी एकदम ढेर हो चुका है, देश इस समय ढेर हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर बैठे हैं। उनके सिर पर तुर्रादार पगड़ी और एक हाथ में माइक है, वह भाषण देने वाली पोजीशन में। ये कार्टून सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी प्रकार जो अमेरिका अखबार द वाशिंगटन में ने जो है एक अपनी ओपिनियन में लिखा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्दी राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला का भी जिक्र किया है वाशिंगटन पोस्ट ने, कि कुंभ मेला है, क्रिकेट के जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। और एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा है। तो इसी प्रकार अमेरिकी अखबार जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने लिखा है कि साल भर पहले दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया गया, लेकिन फिर एक्सपर्ट की चेतावनी की अनदेखी की गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबतों की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है, जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता था। इसी प्रकार ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन, उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है, बहुत ही सटीक और तीखी टिप्पणी उनकी भी है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया बताया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना से निपटने में भारत की विफलता का कारण मोदी जी का अति आत्मविश्वास है।
मार्च की शुरुआत में पीएम मोदी ने दावा किया था कि कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि भारत महामारी से पहले के दौर में लौट सकता है। आगे अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनावी रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा और भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुए और मोदी बिना मास्क के रैलियां करते रहे। इन सारी चीजों पर और जो मीडिया का रोल जो खासतौर बहुजन भारत के संदर्भ में है, देश की व्यवस्था के संदर्भ में है, या सरकार के जो नाकामियां हैं उनको उनको क्यों नहीं वो सामने ला रहा है मीडिया, इस सारी चीजों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस ऑनलाइन पर चर्चा में डॉक्टर एस एन गौतम, जो कि बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंडल आयोग में भी बहुत सक्रिय रहे हैं, श्री अरुण माझी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और डॉक्टर श्री राजेश कुमार जी जो कि अधिशासी अभियंता बिजली विभाग में रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी 1 साल पहले रिटायर है, लेकिन इनकी पहचान एक अधिशासी अभियंता की नहीं है, बहुत बड़े नाटककार हैं। इनके नाटकों को गोल्ड मेडल तक मिले हैं, विभिन्न पूरे देश में जगह जगह इनके नाटक होते रहते हैं, चाहे घर वापसी हो, चाहे जय खल्लास रविदास चमारा हो, बहुत सारे नाटक हैं इनके जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं। सामाजिक न्याय पर ही इनके सारे नाटक होते हैं। तो इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर गौतम से जानना चाहूंगा कि आपकी ओपिनियन मीडिया के जो विदेशी मीडिया ने जिस तरीके से अटैक किया है भारत के समस्याओं पर और खासतौर सरकार पर, और भारत का जो मीडिया है उसमें चुप है, ना तो वो सरकार के बारे में बोल रहा है ना बहुजन भारत के बारे में बोल रहा, उनके बारे में आपकी क्या नजरिया है, आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ, जय भीम साथियों। आज जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे देश में है वो है जानकारी की, और हम ये मानते चले हैं कि हमारे क्या संसार में ये नियम है कि जो मीडिया है वही समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का सबसे ज्यादा सक्रिय भागीदार रहा है। लेकिन भारत और भारत के मीडिया की मानसिकता पर कुछ टिप्पणी करना आज की स्थिति में हम बात से थोड़ा सा इधर उधर होने वाली बात है, क्योंकि यहाँ का मीडिया अपने आप में मीडिया कहलाने लायक है ही नहीं। इस मीडिया को जो सामान्य तौर पर गांव या एक अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि दलाल लोगों की कोई दलालों का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता है। दलाल हर समय दलाली करने में और झूठी बात की शान बढ़ाने में और अपने फायदे को लेकर के बात करता है। इसलिए मीडिया पर कुछ भी कहना, और ये मीडिया भारत का हमारा क्यों है, क्योंकि हमारे भारत के मीडिया को धर्म और जातियों का बाहुल्य, इसमें जो वर्ग है सबसे आगे वर्ग है वो ब्राह्मण कम्युनिटी है, और ब्राह्मण ने हर चीज को अपने अनुसार प्रचारित और प्रसारित करने में अपना प्रयत्न करता रहा है। बीच में आपने देखा होगा कि इस मीडिया ने जब कोरोना वायरस आया था तो इन चीजों का सबसे ज्यादा प्रचार करने का प्रयत्न किया था कि गौ का मूत्र पी लीजिए, उससे आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, या किसी देवी देवताओं के उसमें। दरअसल क्या है, यहाँ का मीडिया और एक खास वर्ग के साथ मिलकर किसी भगवान की रचना में प्रयत्नशील रहा है, अपेक्षा इसके कि साइंस और साइंस की जो टेक्नोलॉजिकल जो गाइडलाइंस दी गई थी उनकी अवहेलना करना, किसी फेक मीडिया बना करके फेक ऑनलाइन अपने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करना कि देखिए फलानी जगह ऐसा हो गया, मतलब अंधविश्वास और पाखंड की से ही जोड़कर रखने का प्रयत्न किया जाता रहा। दूसरा, मीडिया और पिछली जो वेव चली थी इस कोरोना की वो क्यों नहीं ज्यादा फैल पाई, उसका एक कारण है जो नेचुरल कारण है कि जिन लोगों को कुपोषण के जो शिकार रहे होते हैं बचपन से लेकर के, जो लोग कुपोषण के शिकार रहते हैं उनकी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, उनके पास में इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो फर्स्ट वेव में जब कोरोना हमारे बीच में आया, उस फर्स्ट वेव को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो ग्रामीण भारत है जिसे हम असली भारत कहते हैं वो टॉलरेट कर गया, और शहर में जब बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगाए गए तो उसका परिणाम ये निकला कि वो चैन सिस्टम बन नहीं पाया और चैन वो टूट
और इसके कारण हमारे देश का मीडिया ये मान के चलता रहा कि जो हमारी सरकार है, सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, हमारे पास वो सब संसाधन है कि देख लिया हमने इसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो जानकार थे, अब जानकार भी दो तरह के थे। एक जैसे मेरे जैसा डॉक्टर है, मैं हर समय इस बात के लिए सशंकित रहा कि ये वेव आएगी और कोई ना कोई खतरा ऐसा लाएगी जिसका हम कंट्रोल करना हमारे लिए भारी होगा। लेकिन हमारे में से ही बहुत से डॉक्टर जो धर्मभीर हुए, जातिवादी हैं, जो बिजनेस को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, वो कहते हैं कि अरे बीमारी फैलेगी तो हमारी इनकम होगी। और यही हम देख रहे हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये नहीं देखा जा रहा है कि मानवीय आधार पर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आपका अमाउंट कितना आया है। 1 घंटे के लिए भी पेशेंट अगर चला जाता है, अगर ऑक्सीजन होगी भी, मैं आपको बता दूं, अगर हॉस्पिटल में बेड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, तो सिर्फ इसलिए आपको मना किया जाएगा कि आप उसके बाद ये कहें कि कुछ एक्स्ट्रा ले लीजिए, तब हमको बेड दे दीजिए। और इस चीज को अभी एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देश इस तरह से बुरी तरह से ठगा जा रहा है। आज मीडिया इस बात को नहीं बता रहा है, लेकिन चारों तरफ करप्शन है। क्योंकि ये करप्शन ऐसा है, इस करप्शन को इमोशनल उससे जोड़ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि देख लीजिए ये यहाँ बीमारी फैल रही है और इनको करप्शन याद आ रहा है, ये हमारे ऊपर ये इस तरह की अंगुली उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया अपने आप में सिर्फ अपने बिजनेस को जोड़कर देखने के प्रयत्न में है। वो सरकार के अगेंस्ट में एक शब्द इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसे पता है कि हमारा सब कुछ जमीर से लेकर सब कुछ गिरवी रखा हुआ है दो लोगों के बीच में, और वो दो लोग हैं जिस तरह से देश को गाइडलाइन करेंगे उसी तरह से देश चलेगा। और इसमें कोई हमें ये मान लेना चाहिए, देखिए हम भारतीय हैं, हम पैदाइशी तौर पर झूठ बोलने वाले बेईमान नीयत के लोग हैं। आप उसमें ये कह सकते हो कि डॉक्टर आप भी अपने को इसमें जोड़ के चल रहे हो, बिल्कुल हम लोग ईमानदार इंसान नहीं हैं। और ईमानदार इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि सदियों से हमारे ऊपर जो जुर्म किया गया है, हमें ये बताया गया, उसको हम कब तक लड़ सकते हैं? हमें 70 साल हुए हैं और 70 साल से सिर्फ यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान एक चीज के लिए लड़ता रहा, और वो लड़ा किसके लिए? कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों को साइंटिफिक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके आधार पर एजुकेशन होती। लेकिन मीडिया ने, यहाँ की जातियों ने, यहाँ के राजे रजवाड़ों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इसका हर समय दुरुपयोग किया। और उस दुरुपयोग का कारण है कि 70 वर्ष का रिजल्ट अगर आज आपसे पूछा जाए, कोई अगर आपसे ये पूछे कि आपने 70 साल में क्या किया, कि नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, हम अपना परिणाम बताते हैं। हमारा जो शेड्यूल कास्ट कहा जाने वाला, आदिवासी कहा जाने वाला, बैकवर्ड कहा जाने वाला, मजदूर कहा जाने वाला व्यक्ति 90% शिक्षित होने का प्रयत्न किया है उसने। और वो वर्ग जो 100% शिक्षित थे, उन्होंने अपनी धूर्तता से गलत शिक्षा की ओर को अपने को जोड़ के चलने का प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसे ऐसे माहौल मीडिया आपको सही गाइडलाइन नहीं देगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया की ये विशेषता है क्योंकि वो ईमानदार है पहली बात, और उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि ईमानदारी क्या होती है और झूठ क्या होता है। और यहाँ क्या सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, इसलिए यहाँ का मीडिया हर समय झूठ बोलता है। तो इस तरह के माहौल में आप ये उम्मीद रखें आपको सही डाटा मिलेंगे। और इसमें जो आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जो आज बताया जा रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख केस आ रहे हैं पर डे, ये सब फेक है। ये किसी भी तरह से मीडिया की ईमानदारी की रिपोर्ट नहीं है। एक छोटी छोटी क्लिनिक में चले जाइए, मैं जहां पर 20 या 30 मरीज देखता हूं पूरे दिन में, मतलब नए मरीज, उन मरीजों में मैं देखता हूं कि कम से कम 10 या 12 मरीज कोविड के साइन सिम्टम को लेके हैं, लेकिन उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई उनका टेस्ट नहीं हो रहा है। जब टेस्ट नहीं हो रहा है तो उनको काउंटिंग कहां से होगी? आप ये बताइए कि जब 10 मरीज एक डॉक्टर के पास हैं और दिल्ली में कम से कम 50,000 डॉक्टर की ऐसी क्लिनिक है, तो 50,000 में 10 से अगर कैलकुलेट करते हो तो 5 लाख तो वही हो जाते हैं जिनका अभी तक लैब टेस्ट नहीं हुआ है। और जो लैब टेस्ट में जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं जहां पे लैब टेस्ट हो रहे हैं 100-200 की लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, लोग बीमार नहीं है। वो कौन लोग हैं?
वो टेस्ट करवा रहे हैं अपना अपने जाने के लिए, अपने प्रदेश में घुसने के लिए, क्योंकि उन्हें नो कोविड का अपने सर्टिफिकेट मिले, इसलिए उधर चले जाएं। और इस इंटरनल उसको पता नहीं क्यों आज का हर मीडिया का व्यक्ति, जिसे मेजर मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया वालों की कोई इस समय उन्हें खुद डर लगा हुआ है कि हम कहीं जाकर के किसी का इंटरव्यू लेंगे, 4 लोगों में इकट्ठे होंगे, पुलिस भी हमें प्रताड़ित करेगी और उसके बाद हमको भी कोविड होने का डर है। लेकिन जो बड़ा मीडिया है, जो लाखों को अपने तरीके से अभी तक हैंडल करता रहा है, जो अभी तक का उनका एक सिस्टम था, उस सिस्टम का व्यक्ति कहीं पर भी जाके न किसी को एग्जामिन कर रहा है, बस घर में बैठ करके सरकार ने जो बता दिए डाटा, इतने डाटा आए हैं दिल्ली में, इतने आज कोविड के मरीज बने, इतने, बस वही आपको बताए जाते हैं। उसी पर किसी डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है, उससे कहा जाता है आप बताइए डॉक्टर साहब, आपका अपना ओपिनियन, सिलेक्टेड डॉक्टर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, वो कैसे सरकार के अगेंस्ट बोल सकता है? किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का डॉक्टर कभी भी, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल का इसलिए नहीं बोल सकता, वो पहले से बिका हुआ बैठा है। तो ऐसे में ऑनेस्ट मीडिया की जरूरत थी, जो हमें नहीं है। विश्व बरादरी जो कह रही है हमारी सरकार और हमारे लोगों के, वो ईमानदारी के साथ में इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जागें और सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम, आपने बहुत सही शब्दों में और तीखे शब्दों में आपने बात रखी। और जो समाज में जो जिस तरीके से आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, रोज तमाम कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, और किस तरीके से पेशेंट कितनी बुरी स्थिति में आते हैं, और जब उनके लिए सामने मरने जैसी हालत होती है, जैसे आगरा में एक पेशेंट का दिखाया गया, उसमें वाइफ जो है अपने हस्बैंड को लेके गई थी और टेम्प में, उसमें ऑटो में लेके गई, और जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑटो से दूसरे अस्पताल ले जा रही थी, तो उसे जानते हुए कि उसके हस्बैंड को कोरोना हो चुका है, लेकिन वो अपने मुंह से उसको सांस देने का प्रयास करी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। जाहिर है जब उसने वाइफ ने उसको दी है तो उसको भी कोरोना हो गया होगा। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, बहुत ही मार्मिक स्थितियां, ऐसी घटनाएं दिख रही हैं। ऐसे में जब इस तरीके के सरकार का रवैया आता है, जहां जहां वो अपनी जिम्मेदारियों को राज्य सरकार केंद्र पे डालती है, केंद्र सरकार राज्य पे डालती है, तो बहुत दुख होता है। जैसे कि अब कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा करी कि 45 ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं और मई के लास्ट तक लग जाएंगे। तो अगर ये प्लांट पहले लग सकते हैं इतनी जल्दी, तो पहले क्यों नहीं लगाए गए? इसी प्रकार से केंद्र सरकार की भी बहुत सारी नाकामियां हैं, जिन पर कोई भी मीडिया उनको उनकी ओर इशारा करने को तैयार नहीं है। जो इशारा करते हैं तो उनको धमकी मिलनी शुरू हो जाती है। आपने सही कहा कि मीडिया जो है आज का वो मीडिया नहीं जो पहले मीडिया था। आज जो मीडिया है वो अपने मालिकों का गुलाम है। जो मालिक उस मीडिया हाउस के जो मालिक हैं, वो जिधर की ओर इशारा करते हैं उधर ही वो लोग बोलते हैं। तो इन्हीं बातों पर मैं अपने विचार रखने के लिए मांझी साहब से कहूंगा, अपने विचार रखें। आज जो पूरी चर्चा के लिए जो टॉपिक्स रखा है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट बोलते हैं। डेमोक्रेटिक स्टेट में तो मीडिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है, कारण वो मीडिया जो विपक्ष का जो जिम्मेदारी होता है, समाज में अपोजिशन का जो जिम्मेदारी होता है, और जनता की जो मुखपत्र होता है, वो मीडिया ही होता है। तो अभी सिचुएशन बदल गया, कारण भारत की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम लगभग खत्म होने वाला है। डेमोक्रेसी तो केवल पार्लियामेंट में नहीं है, डेमोक्रेसी हर जगह में डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कल्चरल डेमोक्रेसी, ये सारी खत्म हो रहा है। और अभी मीडिया जो होता है, जो पहले तो प्रिंट मीडिया ही केवल था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का डेवलपमेंट हो गया। ये सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, एक केवल बड़े बड़े मीडिया ही केवल बाचे हुए हैं। छोटे छोटे मीडिया जो होता है वो खत्म हो गया, कारण ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं। ये मीडिया को पूरा उसका जो मालिकाना होता है वो कॉर्पोरेट का ही मालिकाना होता है, और वो कॉर्पोरेट का जो इंटरेस्ट है वो सरकार के साथ भी जुड़े हुए हैं।
कारण आज भारत में जो कॉरपोरेट जो होता है वो कॉरपोरेट सरकार को नियंत्रण करते हैं और वो सरकार को नियंत्रण भी कर रहा है अभी। इसी कारण से कॉरपोरेट का जो मीडिया होता है उसका जो मालिक है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसको इशारा छोड़ के, उसको निर्देश छोड़ के कोई मीडिया कोई काम करेगा नहीं। इसी कारण से हम दिख रहा है, आज नहीं है, केवल कोरोना इशू नहीं है, बहुत इशू में मीडिया का जो भूमिका है वो केवल सरकार को केवल सपोर्ट करने के लिए ये मीडिया होता है। और जो सरकार पूंजीपति के लिए है और जो हमारी समाज में जो वर्ग के कारण से भी, जाति के कारण से भी, जैसे हम लोग बोलते हैं रूलिंग क्लास, रूलिंग कास्ट, उसको ही सरकार है अभी। तो इसी सिलसिला में आप देखिए जो एक अल्टरनेटिव मीडिया भी तैयार हुआ है, सोशल मीडिया हो रहा है। सोशल मीडिया से जो डेवलपमेंट है उसको भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है हमारा बहुजन समाज। और पर्टिकुलरली प्रिंट मीडिया का जो है वो केवल वेरी लिमिटेड सेक्शन ऑफ पीपल प्रिंट मीडिया को पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखते हैं। सारी बहुजन समाज के तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे और टीवी चैनल्स और अलग इंटरनेट चैनल, ये भी जो होता है। अभी देखिए सरकार भी ये सोशल मीडिया को नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कारण सोशल मीडिया में जो जनता की जो आवाज बुलंद हो रहा है, सोशल मीडिया में जो सरकार की का जो फेल्योर के लिए जो क्रिटिसाइज हो रहा है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए लगे हुए अभी सरकार। अभी जो पहले जो कॉन्सेप्ट था जो मीडिया का, जो मीडिया एक निरपेक्ष भूमिका का वो निभाएंगे और वो अपोजिशन का जो भूमिका वो निभाएंगे और जो साधारण जो आदमी होते हैं, जैसे हम लोग शोषित पीड़ित जो आदमी होते हैं, उसको भी कुछ कुछ वॉइस भी आते हैं, वो कंप्लीट खत्म हो गया। अभी केवल देखिए प्रिंट मीडिया में जो एडिटोरियल का जो पेज आ रहा है सारी बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में, वो लगभग कारपोरेट को समर्थन करना, गवर्नमेंट को समर्थन करना यही कर रहा है इंडियन मीडिया। और जो टीवी में हम लोग जो देखेंगे जैसे एक डिस्कशन डिबेट हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न। तो अभी इसी कारण से जो हम लोग को बहुजन समाज में पहुंचाने के लिए क्या करना है, कारण एक कोरोना के बारे में डॉक्टर गौतम साहब जो बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। कारण कोरोना में जो सरकार को होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को होना चाहिए था, इसीलिए भी मीडिया को भी चर्चा किया नहीं ज्यादा, गवर्नमेंट भी चुप था, ये मीडिया भी अलर्ट किया नहीं जनता को। जो आगे जो सेकेंड वेव आ रहा है, ये भयंकर रूप से आ रहा है, ये मीडिया का जो भूमिका है, ये भूमिका लगभग खत्म हो गया। कारण डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो खत्म हो रहा है, मीडिया का भूमिका तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बचाने के लिए। अभी हम लोग को चाहते हैं जो बहुजन समाज, उसके सामने तो अभी कोई खाने का भी पैसा नहीं है। मैक्सिमम जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर होते हैं, बहुजन समाज का ही सब है, और उसको इलाज कराने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो वैक्सीनेशन के लिए, वो भी पैसा देके करना पड़ेगा। इसके खिलाफ तो कम से कम मीडिया को आवाज बुलंद होना चाहिए। कम से कम मीडिया कुछ इंपॉर्टेंट आदमी को इंटरव्यू लेना है, जो इंटरव्यू को छापना है तेजी से, उसको बोलना है जो इंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पब्लिक हेल्थ का जो नॉन प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक हेल्थ का जो सिस्टम होता है, एक कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट सिस्टम है। अभी पब्लिक हेल्थ का सिस्टम कंप्लीट खत्म हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ के लिए कोई मीडिया कुछ बोल रहा नहीं। अभी जो चर्चा हो रहा है, डॉक्टर गौतम साहब बताया, जो चर्चा हो रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना पैसा ले रहे हैं, क्या है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। अभी पब्लिक हेल्थ का सिस्टम में भी जो मीडिया का एक भूमिका है, वो भूमिका वो निभा रहा नहीं। कारण क्या है, बहुत कुछ हमारा ट्रेडिशनल जो पैटर्न होते हैं, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होता है, इसी में सहयोग में जो गांव में पहली लहर में, पहली चरण में जो आए हैं, उसमें बहुत लोग सेव हो गए, उसका एंटीबॉडी भी डेवलप हो गया। ये सब चर्चा तो फैलना चाहिए। वो मीडिया जो कॉर्पोरेट के
मुनाफा के लिए मीडिया काम कर रहे हैं, जैसे पैनिक पैदा करना है, पैनिक को गांव तक पहुंचाना है, पैनिक को गांव तक पहुंचाने के बाद भी जैसे वैक्सीनाइजेशन हो जाए और फिर जो मिडिल क्लास लोग कम से कम घर में बहुत पैसा लेके एक सिलेंडर मौजूद करे। ये कंप्लीटली कॉर्पोरेट का एक नेक्सस गेम है। ये नेक्सस गेम को तोड़ना चाहिए मीडिया को, और मीडिया को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की, एक सेल्फ रिलायंस, एक उसका एक मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए भी भूमिका है। वो कुछ कर रहे हैं नहीं, केवल पैनिक तैयार करके जनता के अंदर एक भय पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं भी खुद देख रहा हूं, जो मीडिया का इतना बुरा रोल तो भी हुआ नहीं। ये रोल तो देखिए, इमरजेंसी समय 1975 में जो इमरजेंसी के लोग बात करते हैं, उसी समय भी मीडिया छुप छुप के भी कुछ बात तो करती थी। उसी समय तो सोशल मीडिया नहीं था, उसी समय तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी मीडिया भी नहीं था। और अभी देखिए इतना मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, एक कोई प्रिंट मीडिया के अलग भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो एक ही लाइन से सब बातचीत कर रहे हैं। वो इसलिए बहुजन समाज के लिए एक प्रिंट मीडिया भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एक खतरा में आ गया। इसका एनिमी हो गया बहुजन समाज का। कारण क्या है? क्लास जो होता है, वर्ग जो होता है, हमारी शोषित पीड़ित वर्ग का जो आदमी अभी देख रहा है, उसके लिए सारी मीडिया खतरा में है। और सारी मीडिया उसको कैसे भी बहुजन समाज को कॉर्पोरेट का जो लूट है, कॉर्पोरेट के लूट में जो घेरबंदी होगा, वो भी कोशिश कर रहे हैं। यही है। धन्यवाद मांझी साहब। आपने सही कहा कि पूरा ये एक तरीके से मीडिया नहीं, मीडिया तो एक खिलौना है उनके हाथ का, कारपोरेट का, और वो उनके हाथ में खेल रहा है। मैं इन्हीं मुद्दों पर राजेश कुमार जी से भी चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें कि जैसा कि मांझी साहब ने बताया और डॉक्टर एस एन गौतम ने बोला, और देश की स्थिति बहुत खराब है, लूट खसोट मच रही है। इंजेक्शन जो 2,000 का इंजेक्शन 20,000 में बिक रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 3,000 4,000 में बिक जाता है, वो 20,000 में मिल रहा है। ऑक्सीजन एक तरफ कहा जाता है कि प्रदेश में कोई ऑक्सीजन कमी नहीं है, फिर भी लोग ऑक्सीजन के लिए गाजियाबाद में इंदिरापुरम जगह है, वहां पे गुरुद्वारे के सामने लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है जिसमें मीडिया जो है एक अच्छा रोल निभा सकता है। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ मीडिया के कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो 90% मीडिया इस संबंध में खोया है। उसका एक ही रोल है, एक ही प्रयास है कि किस प्रकार से सरकार की इमेज को बचाया जाए। आपका क्या कहना है इस संबंध में? अभी जो देश का हालात है और कोरोना का जो दूसरा चरण, पहले चरण से जब हम गुजर रहे थे तो बड़ी सतर्कता हम लोगों ने बरती थी आपस में। मुझे याद है कि महीनों लोग घर से नहीं निकल पाते थे और एक बड़ा डर सा व्याप्त था। और उन दिनों हम मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद हम जब देख रहे हैं कि जब पलायन होता है, जो मजदूरों का पलायन जिस तरह से महानगरों से वो अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, छोटे शहरों में उन दोनों जो था, वो उस पहले चरण का एक बहुत ही एक केंद्र में था वो कोरोना के काल में। आप देखें तब भी क्या भूमिका थी तंत्र का और मीडिया का। और ये दूसरा चरण जो आ रहा है, दूसरा चरण तो विकराल रूप में हम आ रहा है। पहले हम लोग देखते थे, ऐसा लगता था कि अमेरिका में लाखों की संख्या में लोग गुजर रहे हैं, हमारे देश में संख्या कम है, लोग बता रहे थे मीडिया वगैरह। तो उस वक्त हम लोग बहुत बीच में गलतफहमी में हो गए थे। हम मतलब है कि आम जनमानस नहीं, जो अभी की जो सत्ता है, जो सरकार है, वो अपनी पीठ खुद थपथपाने लगी थी कि हमने कंट्रोल कर लिया है लगभग सितंबर अक्टूबर के माह के आसपास। और उन्होंने पूरे विश्व में एक तरह से इसे उपलब्धि भी बताने की कोशिश की कि हम इस मामले में भी बहुत अग्रणी रहे। पूरा वो
मीडिया का एक तरह से सेट किया हुआ था। देखिए, मीडिया जिसका हम लोग आज रोना रो रहे हैं मीडिया का, वो कभी भी बहुजन समाज के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल नहीं रही है मीडिया। और क्योंकि ऐसा है कि आप 1914 ये 2014 के बाद की स्थिति तो बहुत खराब सी हो गई जिसको कह सकते हैं। उसके पहले भी अगर हम देखें मीडिया, हमारे देश की जो मीडिया, पहले जो मीडिया थी, पहले एक लोकल स्तर की मीडिया भी होती थी। वो छोटे शहरों में अखबार निकलते थे, वो चाहे वो 2 पन्ने के 4 पन्ने के, वो भी सरकार के द्वारा पोषित होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से आवाजें आ जाती थी। 1914 के पहले देखेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे वो आ जाते थे, लेकिन जो है ये अभी 2014 के बाद पूरा एक नए तरह का जो नई तरह की सत्ता जो आई है, और उस सत्ता का जो मुख्य रूप से केंद्रित है कि एक धर्म, एक राष्ट्र, और उसके सब टेक्स्ट में अगर देखें तो अपर कास्ट की वर्चस्वता को लेकर कहीं ना कहीं हमारे में है। और ये फैक्ट है कि जैसा आंकड़ा है, आप आंकड़े अगर देखें मीडिया के, भारतीय मीडिया के अगर, तो उसमें 95% जो है, जो उसमें उसमें हैं, काम करने वाले हैं, जिनकी पूंजी लगी है, ये सब एक खास अपर कास्ट का भी कह सकते हैं। और 2-3% में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, 1-2% जिसकी इसमें आपकी भागीदारी है। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में जहां 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि 70-80 जो मेन अखबार हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं वो कॉरपोरेट के हैं। 70 क्या, मैं तो कहीं कहीं आंकड़ा तो लोग 100 के आसपास का दे रहे हैं, तो 100 जो है अखबार, चैनल्स, वो सब उन लोगों के हैं, अडानी, अंबानी या और भी ऐसे ग्रुप के लोगों के ग्रुप के हैं। तो सवाल है कि जब उन लोगों ने और उनको इस सरकार का प्रश्रय मिला हुआ है। पहले इन्होंने, इस कॉरपोरेट ने इस सरकार को जिताने में भरपूर मदद की, धन के द्वारा भी की और कॉरपोरेट मीडिया के द्वारा भी की। मीडिया की इस सरकार को स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि कैसे किन किन मुद्दों को उछालना है, किन किन मुद्दों को रखना है, और मुद्दों को रख के हम इस सरकार को स्थापित किया। अब ये सरकार बन गई है। अब जब सरकार बन गई है तो बनने के बाद इस सरकार को कैसे ठीक से चलाने दिया जाए, उसको कोई गिरा न दे। और यहां तक कि अगर छवि खराब होती है तो उसको, उस तीर निशाने को दूसरी तरफ मोड़ देने की कोशिश करते हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट का जिस तरह से वक्तव्य अभी काफी सोशल मीडिया में आया हुआ है कि इसमें चुनाव आयोग को उन्होंने, वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि सारा दोषी जो है उसमें उन्होंने कर दिया है। या कुछ दिन पहले सिस्टम ऐसा वार्ड को लाया गया कि इसमें सरकार या किसी खास नेता की पहलकदमी या उसके नेतृत्व का दोष नहीं है, सिस्टम में है। तो अब सिस्टम कहते ही वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, और वो कहीं ना कहीं सिस्टम में लाएगा तो नौकरशाह पर पटक देगा और उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को भी ला देगा कि सिस्टम के सब पार्ट हैं, और सिस्टम में पार्ट में क्या कहते हैं, जनता की भी भागीदारी होती है। तो ये पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जिसके लिए दोषी द्वितीय चरण में पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है, और हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं रोज। तो रोज इसके लिए उसको दोषी करना, उसके दोषी करने के बदले वो लोग उसे घुमा दे रहे हैं सिस्टम के प्रति। सिस्टम के घुमाते ही बड़ा आसान हो जा रहा है डाइल्यूट करना। ये पिछली बार यही मीडिया जो है आपको ये टारगेट पर ले लिया था उन्होंने तबलीगी आंदोलन को पूरा, वो पहले से नियंत्रित करते हैं कि किस पे फोकस करना है, इसका दोषी किसको देना है। पहले उन्होंने एक अमेरिकी साम्राज्यवाद के कारण आप देखें वो टारगेट बना दिया गया चाइना को, और वुहान ऐसे शहर से निकला। अब पता नहीं इसकी क्या वैज्ञानिक
उन्होंने खोज खबर की है या किस आधार पे किया है। वॉशिंगटन पोस्ट से जैसा कि लेख आर्टिकल निकलता है और वहां के आधार पर पूरे देश में ट्रंप ने पूरे फैलाने की कोशिश की है कि ये इसका टारगेट जो है अपने देश में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, राष्ट्रवाद को उभारने के लिए उन्होंने उसको चाइना से जो है देश पर थोप देने की कोशिश की। कभी चमगादड़ को भी करने की, चमगादड़ से फैला हुआ, किसी जानवर से फैला हुआ है। और हमारे देश में उसी तर्ज पर इन्होंने इसको किसी न किसी जिम्मा फोड़ना था तो उन्होंने क्या कहते हैं मरकज वालों पर फोड़ दिया कि मरकज वालों के कारण हमारे देश में क्या कहते हैं ये इतना स्प्रेड हुआ। अभी जो कुंभ में, पहले कुंभ में 17 लाख नहाए लोग, उसके बाद और 2-3 कुंभ के स्नान हो चुके हैं और मई तक होने वाले हैं, जान लीजिए। और साधुओं का धड़ा उसमें बटा हुआ है। कोई कह रहा है कि नहीं हम पूरे स्नान करेंगे और क्या कहते हैं 1-2 लोग अब मना संकेतिक कर रहे हैं और प्रतीकात्मक कर रहे हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनको सरकार का भी समर्थन मिला हुआ, क्योंकि जितने आयोजन होंगे उस आयोजन से उनको हिंदुइज्म को फायदा मिलेगा और वो कहीं ना कहीं सारा इन्हीं के फेवर में जाएगा। तो आप देखिएगा कभी भी अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये बताने की कोशिश हरगिज नहीं किया जाता है कि वहां से किस तरह से कोरोना का जो स्प्रेडिंग हो रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका तो लगातार दे रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा, या उत्तराखंड के वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि गंगा में नहाते ही कोरोना खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारे, ये लगभग हर धर्म की जो है मुख्य रूप से तो अभी डोमिनेट में बहुसंख्यक लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए कोई कह रहा है, व्हाट्सएप आप देखेंगे कि गीता पढ़ने से कोरोना रोग दूर हो जाता है और ये श्लोक पढ़ेंगे आप तो आपका दूर हो जाएगा। और इस श्लोक को आपके पास अगर आता है तो 10 लोगों को और बढ़ाइए, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जिसने भेजा है हमें भेज दीजिए, लिंक नहीं टूटना चाहिए। और जब कोई आदमी इसको काटने की कोशिश करता है, आप देखिएगा सोशल मीडिया में, तो उससे भावना का सवाल खड़ा करते हैं कि ये तो भावना का सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि पूरा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है, अभी तो लोकल मीडिया है ही नहीं। लोकल मीडिया में छोटे छोटे अखबार थे, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अभी तो कॉर्पोरेट का मीडिया है या सरकार का मीडिया है। पहले तो ये भी होता था कि कहीं अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे मीडिया के लोग जाते थे और अपने अपने हिसाब से कवरेज कर रहे हैं। अब तो वो व्यवस्था भी खत्म हो गई। अब तो वो खास मीडिया को अनुमति दी जाएगी या कुछ कहलाना भी होता है सरकार को, तो वो 1 चैनल 2 चैनल को बुलाते हैं और 1-2 चैनल को बुलाकर उसी को जो अपने बाइट देते हैं उसी बाइट को सर्कुलेट किया जाता है। और लेकिन उनकी कंट्राडिक्शन से भी हमें निकल जाता है कुछ चीजें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जरा सी गलती हुई तो उस ANI को उन्होंने क्या कहते हैं बहुत ही भद्दी गाली दी, बहुत अश्लील गाली दी। और उसके बाद में जब ये चल गया, क्या कहते हैं, तो कहा गया नहीं ये क्या कहते हैं ये रियल क्लिपिंग नहीं है, ये डॉक्टरेट है, इसको कोई नहीं चलाया। अगर किसी ने चलाया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अभी उसके पैरेलल में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वही है जो हम बहुत आराम से चला सकते हैं और क्या कहते हैं बहुत इसमें पूंजी भी बहुत कम लगती है। तो हम सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की है और लगातार वो इस सरकार की नाकामी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसपे भी अब देखिए अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभी स्टेटमेंट आया था कि अगर किसी ने गैस सिलेंडर के बारे में या कोरोना के बारे में अफवाह फैलाने की अगर कोशिश की तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये एक नए हाँ मैंने उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सारे जो चीजें जो है दमनात्मक कार्रवाई, पहले वाले दौर में भी हम देख चुके थे कि हाँ जी, अब दूसरी बार में आपने हाँ। तो इसलिए जो है
पहले का बहुत दमनात्मक कार्रवाई आप देखेंगे इस दौर में, क्योंकि हो सकता है कि दमनात्मक कार्रवाई और बढ़ेगी, क्योंकि पहले में सरकार का चेहरा उतना बेनकाब नहीं हुआ था। इस दूसरे दौर में पूरा चेहरा एकदम खुल के आ जा रहा है, और इनके आपस में सत्ता के कंट्राडिक्शंस के कारण ही कि जहां पर पीएम मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग लेने के दौरान ही केजरीवाल ने अपने वक्तव्य को उन्होंने लाइव किया, और उस लाइव में बातें एकदम स्पष्ट होके आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे सिलेंडर को दूसरे स्टेट के लोग रोक ले रहे हैं। इशारा उनका हरियाणा था और हो सकता है कि यूपी में भी हो। तो ये उनको लगा कि हमारा चेहरा बेनकाब हो गया, और वो दूसरी सरकारें जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वो ये नहीं चाहती हैं कि ये कोरोना से लड़ाई में आगे आए, जनता के बीच में जाए। तो इसलिए इन्होंने जो है ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है, जो कॉरपोरेट मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, वो कदापि कोशिश नहीं करेगी कि इन सब चीजों को लाने की, क्योंकि उनका सालाना बजट जो है उनको सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा कई 100 करोड़ उनको दिए जा रहे हैं विज्ञापन, और अगर वो नहीं करेंगे तो विज्ञापन उनको रोक दिए जाएंगे, और रोक देने से उनके अखबार में गिरावट भी आ जाएगी, छपना मुश्किल हो जाएगा, और कई उनपे उस तरह की कार्रवाई भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद राजेश जी, आपने काफी विस्तार में बताया। समस्या ये है कि ये देखिए कि मीडिया तो जैसा कि सभी लोगों ने बोला, और ये वास्तविकता भी है कि जो वर्तमान मीडिया है वो कारपोरेट जगत का मीडिया है, और कारपोरेट जगत को तमाम तरीके की छूट टैक्स में या विभिन्न समयों पर अपने इंडस्ट्री के लिए सरकार से मिलती है। उसके बदले में वो उन्होंने अपना मीडिया खड़ा कर दिया है सरकार के बचाव में। तो इस मीडिया से तो बहुजन समाज को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां तक सोशल मीडिया हमारा है, बहुजन समाज का सोशल मीडिया, जो कुछ भी हम अपने समाज में अवेयरनेस ला पा रहे हैं, जागरूकता ला पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के द्वारा ला पा रहे हैं। अब उस सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने की तैयारी की गई है। जैसे कि आरएसएस ने कहा है, आरएसएस के जो 2nd नंबर का जो सीनियर पदाधिकारी मोहन भागवत के बाद वाले हैं, उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतें कोरोना का क्राइसिस का फायदा उठाकर सरकार की इमेज खराब करने का प्रयास कर सकती हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सचेत होना चाहिए। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए हैं, और इसमें भी कोई मतलब ये कहना गलत नहीं है, सच्चाई है कि जितने भी ट्विटर अकाउंट बंद हुए हैं उनमें 99% ट्विटर अकाउंट बहुजन समाज के लोगों से संबंधित हैं, जो कि अपनी बात रख रहे थे, और अपनी बात रखते हुए बहुजन आंदोलन से संबंधित बात रख रहे थे, और उनके हक अधिकार पे अगर सरकार द्वारा चोट पहुंच रही थी तो सरकार के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो ऐसे में अब हमें अपने बहुजन समाज, क्योंकि देखिए 15 मई को बोला जा रहा है कि 15 मई तक जो है इस दूसरी लहर की पीक आएगी। हो सकता है 15 मई के बजाय 30 मई तक आए। अगर हम मान लें कि 15 मई को ही पीक आएगी, 15 मई के आसपास पीक आएगी, तब भी हमें मान के चलना चाहिए कि सामान्य स्थिति होते होते अगले 6-7 महीने और निकल जाएंगे, मतलब कि दिसंबर ये साल पूरा निकल जाएगा। अब ऐसे में आप सोचिए कि जब पिछली बार ही जो इतनी बड़ी आर्थिक मार बहुजन समाज के लोगों को पड़ी थी, छोटे छोटे दुकानदारों को पड़ी थी, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी। अब वो अभी उभर भी नहीं पाया पुरानी मार से कि उसको दूसरी बार मार पड़ रही है। इस पर तो कोई ये जो मेन लाइन वाला मीडिया तो कुछ बोलेगा नहीं। अब ऐसे में उनके लिए क्या करना चाहिए, और उनके अंदर सोशल अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, अपना सोशल मीडिया किस प्रकार तैयार करके, क्योंकि अभी हमारे पास वो स्थिति नहीं है कि वैसी परिस्थितियां नहीं कि हम गांव में जा पाए। लेकिन ये जैसे कुंभ के मेले में कौन डुबकी लगाने गया? जो एक दिन में 10-10 लाख डुबकी लगा रहे थे, आप मान के चलिए उसमें 95% 97% लोग बहुजन समाज के थे, और वही डुबकी लगा के गए अपने गाँव में कोरोना फैला रहे हैं। ऐसे लोगों
को जो है भावनात्मक रूप से जो ब्लैकमेल करके उनका जो मानसिक शोषण किया जा रहा है और उनको उनके वोट के लालच में उनको अपने हक अधिकार के लड़ाई से उनका रुख मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस लहर में और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग बाहर जा नहीं पाएंगे और वो हर जगह जाएंगे। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं डॉक्टर एस.एन. गौतम से चाहूंगा कि वो बताएं। हमारे खासतौर पे जो गांव में जो कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकरवादी सोच वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आपने कुछ अपने निर्देश दें, अपनी सलाह दें। आवाज नहीं आ रही आपकी। गांव में आज की तारीख में जो लोग रह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि अगर ये बीमारी फैलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सच्चाई ये है कि जब कोरोना देश में आया इंटरनेशनल लेवल पर, इसकी कोई साइंटिफिक अभी तक इसका एंटीडोट न ढूंढा गया है, प्रयत्न जारी है। जिस दिन इसका एंटीडोट मिलेगा तब समझना कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। आज ये बीमारी का अपने अपने क्षेत्र में विकराल रूप लेगा, और भी कैसे लेगा। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तब इसे कहा गया था कि ये बाहर से आया है और ये फैलाया गया है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल था, उसका अपना नेचर था, लेकिन ये नेचर आकर के इंडिया के एनवायरनमेंट में नए तरीके से घुल मिल गया है। यहाँ के एनवायरनमेंट में यहाँ के बैक्टीरिया वायरस के साथ में उसने अपने बॉडी के अंदर आकर के अपना एक नया रूप तैयार किया है। उस नए रूप को इंडियन वर्जन कह रहे हैं, यूके वर्जन कह रहे हैं, या कहीं का भी ये थर्ड पार्ट कह रहे हैं, सेकंड पार्ट कह रहे हैं। ये और भी एक चेंज आएगा, क्योंकि वो इंडियन एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ग्रो करेगा। ये वायरस का अपना एक गुण है और इस गुण को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मेडिसिन इसकी एलोपैथी में कोई है नहीं। जो भी बताई जा रही है वो सिम्टोमेटिक चेस्ट को कैसे हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, फेफड़े हमारे कैसे सुरक्षित हों, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज जो अपनी बताई हैं कि चेस्ट की जो एक्सरसाइज है उन्हें हमें करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस समय ये भूल जाना चाहिए कि योगा क्या है और एक्सरसाइज क्या है। हम इसे धार्मिक मानसिकता से इसे अलग से देखें, हम साइंटिफिक तरीके से इसे देखें कि ये चेस्ट को इफेक्ट करने वाली डिसीज है। और चेस्ट पर जब इसका प्रेशर होता है तो वो ऑक्सीजन का इनटेक बॉडी के लिए नहीं हो पाता। जब प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाती है तो इसके साथ किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और किडनी के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर नहीं होता है, ब्लड का अपना कैरेक्टर बदल जाता है, ब्लड में थिकनिंग ज्यादा आने लगती है। ऐसी स्थिति के लिए तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज मैं कहूंगा हर आमो खास गरीब को, और कि इस समय मौसम भी बदल रहा है, फसल भी नहीं आई हुई है। आप साल भर का अपने घर पर अन्न इकट्ठा करिए जो नमक रोटी के साथ खा के आप जिंदा रह सकें। आप ये भूल जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं, मुझे पता है कि मजदूर की पहली जरूरत क्या है कि घर में अन्न होना चाहिए। आपके पास जो भी पूंजी हो थोड़ी बहुत, उससे आप साल भर का अन्न इकट्ठा करिए। उसके साथ में नमक रोटी प्याज से भी अगर खाना खाओगे तो जिंदा तो रह सकोगे। सरकार ने पूरी तरह अपने हाथ उठा दिए हैं, और सरकार की जो धूर्त मानसिकता देखने को मिल रही है आज की तारीख में, इतना ज्यादा धूर्तता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। कि आज आप प्रेस में जाकर के अपना फोटो छपवाने के लिए, कोई भी मुख्यमंत्री देख लीजिए, यूपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए से इन्वेस्ट करके उसने अपने फोटो छपवाए होंगे, बस स्टैंड पे चिपके हैं। ये एडवर्टाइजमेंट में चाहे केजरीवाल हो या कोई भी हो, इन लोगों ने जो अपने सेल्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए जो अरबों रुपया बर्बाद किया है, राम मंदिर पर जाकर के दिया जलाने के लिए जो अरबों रुपया खराब किया है, ये सब चीजें अब सवाल उठ रहा है हम सब लोगों के बीच में कि हमें क्या करना चाहिए। पहले तो यह है, चाहे छोटी सी भी किताब हो, कोरोना वायरस के विषय में जो भी छप रहा है उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद अपनी मानसिकता तैयार करो कि हमें इससे कैसे लड़ना है।
इसके लिए विटामिन सी जो नींबू में मिलता है, आंवले में मिलता है, घर की हर उस चीज में मिलता है, इमली में, खटाई में, किसी में भी, ऐसी चीजों को प्रिपेयर करके आप रखिए। एक घोल है, आज उस घोल का भी कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। बाजार में खरीदने जाओ तो 50 रुपए का पैकेट मिल रहा है या 25 रुपए का मिल रहा है। सिंपल आप अपने घर पर एक छोटी सी रेमेडी बनाइए। एक तो नमक के गुनगुने पानी के गरारे करिए, और उसके बाद जो आपको जो काढ़ा बनाने के लिए कहा जा रहा है, उस काढ़े का अदरक 5-6 चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सुन लें। एक है अदरक, एक है हल्दी कच्ची, और उसके साथ में दालचीनी, दालचीनी के बाद आपका लौंग, और थोड़ी सी अगर उसमें हींग डाल लेते हैं तो हींग से स्मेल का एक अपना वो करेक्टर उसमें आता है। और इसके का आप अच्छी तरह उबालिए। इसको उबालने के बाद एक गिलास वो उसमें किसी बर्तन में रख लीजिए। हर 2 घंटे पर थोड़ा सा गुनगुना करके इसे आप यूज करिए। ज्यादा खांसी हो रही है, आप स्टीम लीजिए, भाप से आपके चेस्ट फुलती है। और इसको कोशिश करिए कि ऐसी जगह पर हो आप जहां पर अच्छी शुद्ध हवा आ रही हो, उस हवा को ज्यादा से ज्यादा खींचने के लिए कोशिश करिए। चेस्ट की एक्सरसाइज करिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शन के तहत जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की भी क्वांटिटी को मेंटेन करिए। फीवर के डर के नाम से बहुत ज्यादा पैरासिटामोल का यूज न करें, वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आप कोशिश करिए कि जैसे पेट में जलन हो रही है या कुछ भी, तो थोड़ी ठंडी चीज बिल्कुल नहीं। इस समय आप अपने फ्रिज को बंद कर दीजिए, सामान्य जो पानी है उसका उपयोग करिए। फ्रीजर में रखी हुई चीजों का कम से कम उपयोग करिए। ये बहुत अच्छा गरीब के लिए सबसे बड़ा रामबाण है। नींबू है, आंवला है, ऐसी चीजें जो विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाते हैं, इन चीजों को आप करिए। और अपने ये जो काढ़ा मैंने बताया है, जिसका मैं पुनः 5-6 नाम बता रहा हूं, एक है अदरक, कच्ची हल्दी, दालचीनी, लौंग, और साथ में आप हींग। अगर इसको ले लेते हैं, इसके काढ़े को बना के आप पीते हैं, तो देखेंगे 2-3 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गरीब के पास सबसे बड़ा हथियार है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। बस अपने घर में जो सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई धार्मिक अनुष्ठान मत करिए। घर में शादी व्यवहार होने पर कोशिश करिए कि कम से कम लोग, चाहे 10 लोग ही हैं, 10 लोगों में ही जाकर के बेटी और बेटे की शादी करिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत, क्योंकि आपके लिए न तो कोई हॉस्पिटल है, आज हर हॉस्पिटल का बेड गरीब के लिए भरा हुआ है। ऑक्सीजन के नाम पर उसका जो ब्लैक मार्केटिंग और जिस तरह का बिजनेस है, ऑक्सीजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऑक्सीजन से पैनिक न हो। ऑक्सीजन तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है या आईसीयू में है। आप तो सामान्य तौर पर अपने को तैयार करिए और अपने चेस्ट एक्सरसाइज से अपनी ऑक्सीजन को पूरा करिए। यही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। और जो गांव में हमारे, जैसे आपने कहा था कि बहुजन के लोगों को क्या करना चाहिए, बहुजन में अब बहुजन तो उस गरीब को भी बनाना चाहता हूं जिसको ये लग रहा हो कि अब सामान्य तौर पर इस देश में मेरे लिए 70 साल में डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले कहा था एजुकेट। अगर हमने अपने देश को एजुकेशन की तरफ ले गए होते तो आज हमको इस बुराई से लड़ने के लिए इतनी हिम्मत न होती। हमें तो बांटा इस बुरी तरह से गया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर। और उसमें सबसे बड़ा रोल है वो हमारी जुडिशियरी सिस्टम का रहा। जब भी गरीब ने आकर के अपनी आवाज जुडिशियरी सिस्टम के सामने दी, उसने भी अपनी जाति मानसिकता के चलते हुए गरीब के साथ कभी भी एजुकेशन के तौर पर तो न्याय किया ही नहीं। आप देखिए आज एजुकेशन दोहरी तिहरी कितने लेवल पर बांट दी गई है, गरीब तो उसमें कहीं खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। और आज न्यायपालिका कल को मेरे से ये सवाल कर सकती है, आपने न्यायपालिका पर अंगुली उठाई है। मैं न्यायपालिका से ये पूछना चाह रहा हूं, देश की एक तरह की एजुकेशन व्यवस्था क्यों नहीं लागू करवाई जाती है? क्यों नहीं हमारे देश के न्यायाधीश इस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, जब देश में एजुकेशन एक तरह की होगी, वन स्तरीय होगी, तो हमारा देश भी
उसी तरह से अपने बराबर के अपने हिस्सेदारी में बढ़ेगा। लेकिन हमारी न्यायपालिका को ये संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई भी दोहरी एजुकेशन व्यवस्था नहीं होगी। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, और अगर ऐसा है तो संशोधन करो। हमारे देश की एजुकेशन को अगर ठीक हम करेंगे, साइंटिफिक एजुकेशन होगी, तो हम इस तरह की बीमारियों से, आज नहीं भविष्य में आने वाली कोई भी बीमारी होगी, उससे लड़ने के लिए हम सक्षम होंगे। हमारा हर व्यक्ति, अब आज आपने जैसे अभी कहा कि कुंभ के मेले में नहाने के लिए कौन गए? वो लोग जो गरीब थे, अनपढ़ थे, जिन्हें बहकाया जा सकता है। उन्हें धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जाता है कि वहां जाकर के डुबकी लगा लो तो तुम को वो हो जाएगा। तुम हमको बता रहे हो वहां डुबकी लगा लो। तुम्हारे सब नेता बंगाल में जाकर के, पूरे देश में जाकर के ये बीमारी को फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब इन सब चीजों पर अगर प्रश्न करते हैं तो सिर्फ एक ही बात, कि अगर हम एजुकेटेड होते ईमानदारी से, तो हम इन सब गलत व्यवस्थाओं में नहीं जा पा रहे होते। यही कारण है कि अमेरिका में विकराल रूप होते हुए भी, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग थे, दूसरी वेव वहां पर नहीं आ पा रही है। लंदन में दूसरी वेव नहीं आ पा रही है। अरे इन सब चीजों को छोड़ो यार, इतनी घृणा तो पाकिस्तान ने भी नहीं फैलाई, और आज देख लीजिए पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में है, जिस पाकिस्तान को लेकर के हम ये सब कुछ कह रहे थे। तो इस धूर्त मानसिकता की राजनीतिक सोच, धूर्त मानसिकता के देश को तोड़ने की सोच, धूर्त मानसिकता के लोग जब तक अपना उनको कुचला नहीं जाएगा, जब तक उन्हें कुचला नहीं जाएगा, और उसको कुचलने का एक ही तरीका है, एजुकेट एजुकेट एजुकेट। और ये कोई स्तरीय एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक एजुकेशन, फिर केंद्रीय विद्यालय एजुकेशन सिस्टम एक ही होना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई ला सकता है तो वो ला सकती है हमारी न्याय व्यवस्था, क्योंकि नेता आज की तारीख में भ्रष्ट हो गए हैं, और नेताओं के भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है न्यायपालिका का लचीलापन, या उनका सरकार के प्रति अटैचमेंट, या अपने बेनिफिट। क्योंकि जब हमारे न्यायाधीश कुछ लालच में पाने के लिए जब न्याय करते हैं, जब हमारे न्यायाधीश ही अपनी मानसिकता को लालच में बेच देंगे, तो हमारे देश का संविधान का रक्षक कोई नहीं बनेगा। जो विश्व का महान संविधान है, वो संविधान विश्व के लिए नहीं, भारत के लिए अगर इस संविधान को मान लिया हो तो हम विश्वगुरु वैसे ही बन जाते, क्योंकि हमारे भारत के संविधान को विश्व मानने को तैयार है। लेकिन भारत के लोग मानने के लिए हमारे धूर्त नेता न मानते हैं, न मानने देना चाहते हैं। और उसी मानसिकता के तहत हमारे न्यायाधीशों को भी यही मानसिकता घुसी हुई है कि इस देश के गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए, और सब इधर उधर की लारे लपटे करते रहो। इस तरह से देश बनेगा नहीं, एक नई वेव और आएगी, और वो वेव हो सकता है सोशल रिवॉल्यूशन की होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्त रहते हुए हमारे गरीब लोगों को अपने घर को मजबूत करने में लग जाना चाहिए। अपने हर बच्चे को पढ़ाओ और अपने घर में स्वास्थ्य और सुरक्षा का इंतजाम करो, क्योंकि देश बहुत ही गर्त की तरफ को जा रहा है। धन्यवाद। माजी साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने इशारा भी लास्ट में जो है न्यायपालिका के लिए किया, और आप खुद सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अब देखिए कैसे कि न्यायपालिका में जो इस समय जो है उच्च न्यायालय हमारे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम कोरोना को लेके उन्होंने, चाहे कलकत्ता का हाई कोर्ट हो या मद्रास का हाई कोर्ट हो, और चाहे ये इनका हमारा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, ये उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 135 टीचर की डेथ हुई है। वो सारे 135 टीचर वहां गए हुए थे, ये पंचायत चुनाव में गए हुए थे। तो आज उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी नोटिस जारी किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को कि क्यों ना आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। और आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जब उच्च न्यायालय ने 5 राज्यों में, 5 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। वो तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो चीफ जस्टिस हैं इस बीच बदल गए, वरना कल भी यही संभावना थी कि शायद वो सारे कोरोना संबंधी सारे केस उच्च न्यायालय से अपने पास ले लेते। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, और साथ साथ बहुजन समाज को जो गांव में रह रहा है वो किस प्रकार से इन अंधविश्वासों से बाहर निकले कि आप कोरोना काल में भी
डुबकी लगाने जा रहे हैं गंगा में, आप अनुष्ठान कर रहे हैं कि जैसे कि राजेश कुमार जी ने बोला कि साहब रामचरितमानस की ये पढ़ लो। जो बीजेपी के नेता वो बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो खुद करता हो, उसे सब अच्छी तरह से मालूम होता है कि इन सब चीजों से कोरोना भागने वाला नहीं है। लेकिन देश का जो आम जनमानस है, जो अशिक्षित है, उसको वो गुमराह करना चाहता है कि तुम जो है रामचरितमानस पढ़ लो, तुम ये श्लोक पढ़ लो, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो और तुम्हारा कोरोना भाग जाएगा। तो ये इस संदर्भ में न्यायपालिका को केंद्र में रखते हुए आप अपने विचार रखें थोड़े संक्षिप्त में। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास किया था 5 जो उत्तर प्रदेश का जो 5 सिटी में लॉकडाउन करने का, उसको उच्च न्यायालय जो हस्तक्षेप किया है ठीक नहीं है। ये तो इट इज नॉट प्रॉपर। कारण क्या है, जो हर राज्यों के तो जिम्मेदार तो उसका हाईकोर्ट ही होता है। उसके ऑर्डर के लिए फिर इंटरफेयर करना, ये तो इट इज नॉट प्रॉपर इन जुडिशियरी। जो जुडिशियल दृष्टिकोण से ये प्रॉपर नहीं है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो कोलैप्स हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, अभी सिचुएशन बहुत बुरा हाल है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का पावर है, वो कुछ तो कम से कम एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जाए इसको बोलने के लिए, फिर वो एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए भी बोल सकते हैं। ऑल पार्टी का भी, जो सारी जो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी हो, गवर्नमेंट पार्टी हो, मिलके भी एक टास्क फोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। सुप्रीम कोर्ट का इसी कोई डायरेक्टिव्स आ रहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट केवल बोल रहा है जो आज सिचुएशन इतना बुरा है, आज भी देखा है सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हम लोग एक बहुत बुरा है। अरे ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो उसका जो एक्टिविज्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिविज्म होना चाहिए आर्टिकल 32 के दौरान, आर्टिकल 21 के दौरान, वो क्या है, कोई डायरेक्टिव्स भी आ रहा नहीं। अरे तो तुरंत इसको तो डिसीजन लेना चाहिए ना, तुरंत डायरेक्टिव्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, वेदर इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं तो बहुत हताशा व्यंजक देख रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भूमिका है ठीक लग रहा नहीं। कारण क्या है, कोई इंटरफेरेंस जो कर रहे हैं हाई कोर्ट का भी, ये भी ठीक नहीं है। ये जुडिशियरी का स्पिरिट भी खत्म हो रहा है। ऐसे और क्या बताऊंगा, बताइए। ये तो हम लोग देख रहे हैं, इट इज नॉट प्रॉपर। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, वो पावर, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर ओन पावर टू गिव द डायरेक्टिव। ठीक है कठिया साहब। तो अच्छा, मैं राजेश कुमार जी से चाहूंगा कि राजेश कुमार जी बताएं कि इसमें ऐसे माहौल में हम बहुजन मीडिया जो है किस प्रकार से सक्रिय करें, और गांव में रहने वाले लोग जो हमारे लोग हैं, वो उनको क्या करना चाहिए इस मौके पर, अपना मूवमेंट भी चलाते रहें और ये अंधविश्वासों से भी दूर रहें, और जैसे कि आपने लास्ट में बोला भी था हाँ। बिल्कुल। अभी जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में हम लोगों को विशेषकर जो है, जो एक्टिविस्ट हैं और कल्चर के, मैं कल्चर से जुड़ा हुआ हूं, उन लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इस जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या योगदान कर सके, उन्हें जागरूक और चेतना का स्तर जगाने। अभी जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में बहुत सारे पत्रकारों को देखा है मैंने, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। वो लोग, क्योंकि देखिए जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, आज देखिए साइंस का ही एक इजाद है कि एक रास्ता ढूंढ लिया लोगों ने और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ऑनलाइन का जो रास्ता है, क्योंकि मोबाइल जो है और लैपटॉप, कंप्यूटर लोगों के जद में आ गया है। एक सामान्य सा श्रमिक भी जो है, घरेलू सहायिका जो होती हैं,
उनके पास भी मोबाइल रहता है। तो और आजकल तो एंड्रॉयड या इस तरह के जो मोबाइल हैं बड़े लोगों के सुविधा में आसपास में है। तो हमें एक पॉलिसी के तहत जो है इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे साथियों को देखा मैंने पटना में जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वो अगर कॉरपोरेट में नहीं है या सरकारी संस्थान में नहीं है तो उन्होंने अपने मोबाइल को भी हथियार बना लिया और मोबाइल के द्वारा गांव-गांव में जा रहे हैं और उसके द्वारा वो उसी से शूट कर रहे हैं। बल्कि तो साधारण असुविधा में जीने वाले लोग हैं। बड़े-बड़े जो मीडिया कॉरपोरेट वाले हैं उनको भी देखा मैंने, अब वो बड़े-बड़े कैमरा लेके नहीं चलते हैं, वो मोबाइल हाथ में रखते हैं और मोबाइल के साथ एक का ट्राइपॉड या स्टैंड ऐसा होता है और उसी से शूट करते हैं और उसी से एडिट करके बाद में करते हैं। जब वो लोग मोबाइल की दुनिया में आकर एक नए तकनीक को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को भी ये रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है कि गांव में जो लोग रहने वाले हैं वहां पर अगर कुंभ को लेकर अंधविश्वास है या धार्मिकता को लेकर अंधविश्वास है तो कैसे हम उनको जगाने की कोशिश करें। बल्कि मुझे तो आज के संदर्भ में मुझे अभी अचानक याद आया कि मुझे लगता है कि फिर से 60-70 साल के बाद, या आप कह रहे हैं ये इसकी शुरुआत फूले साहब ने की थी। फूले साहब ने 1955 में नाटक उन्होंने जो वहां का उनका जो खेती बाड़ी एक फॉर्मेट था मराठी का, उसके द्वारा तृतीय रत्न के द्वारा धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ इन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा था। पूरे फूले की लड़ाई जो है सामाजिकता की जितनी लड़ाई थी उतनी बड़ी लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई भी थी। और आप देखेंगे फूले के बाद एक लंबे समय तक ये सांस्कृतिक लड़ाई ज्यादा तेजी से नहीं फैल सका। उसे अंबेडकर साहब ने 1920 के बाद आप देखिए अखबार भी निकाल रहे हैं एक साथ, क्या कहते हैं, और दूसरे बाद सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं और वो सांस्कृतिक धरातल पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1936 में आसपास जो है पूरे उस वक्त पुणे या बॉम्बे में जो जितने थिएटर के लोग थे उसके संपर्क में थे। तो पूरे काल तक बाबा साहब ने जितने पढ़ाई पर ध्यान दिया उतने ही संस्कृति पर भी ध्यान दिया। आप देखेंगे कि वाम आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने हमेशा एक सांस्कृतिक आंदोलन की बराबर तैयारी भी करते रहे और ये दक्षिण पंथ के लोग भी जो हैं इस पे सबसे ज्यादा जोर होता है। अभी मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पे सोचने की जरूरत है। महाराष्ट्र में आप देखिएगा अंधश्रद्धा निर्मूल समिति है, पानसरे और आपको गौरी लंकेश, ये तमाम लोग उसी से जुड़े हुए लोग थे। वो लोग गांव-गांव में जाते थे, पानसरे और क्या कहते हैं और साथी उनके लोग, और वो अपने विज्ञान के द्वारा गांव के लोगों को गांव में जाते थे और बताते थे लोगों को कि ये किस तरह से पाखंड है, ये गणेश दूध नहीं पीता है जैसे उन दिनों हुआ था, या ये तांत्रिक लोग बताते हैं कि हम बता देंगे लड़का होगा या लड़की होगा, या चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण में क्या हो जाएगा। ये तमाम जो चीजों को वो वैज्ञानिक के आधार पर वो अभी भी कार्यरत है। वो महाराष्ट्र में पानसरे देवसरे जो लोगों को, गौरी लंकेश के लोगों जो पूरा ग्रुप है था पहले, अभी भी है, वो लोग इस मुद्दे पर थे। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक सामाजिक लड़ाई के साथ साथ गांव हमारा सबसे बड़ा आधार है, लोक शैलियां हैं, वहां पर इस विधा पर भी काम करने की जरूरत है। जब हम उन्हें बताएंगे अपने गीतों के द्वारा, हम अपने 2-2 पन्नों के फोटोस्टेट कॉपी के द्वारा लोगों को हम देंगे, अपना साहित्य लोगों तक पहुंचाएंगे, वीडियो के द्वारा, क्लिपिंग के द्वारा उनके मोबाइल में डालेंगे कि सुनिए तो आप बाबा साहब ने क्या कहा है, ये गाना सुनिए, है ना, तुलसी राम की कहानी, तुलसी राम की जो मुर्दहिया है उनका साहित्य से लोगों को परिचित कराया जाए। या और भी बहुत सारे आप देखिएगा दलित साहित्य जो इन्होंने इस चीज पर काफी कुठाराघात किया, धर्म कैसे मुद्दे पर। उस तरह से सांस्कृतिक चेतना पर हम जब काम करेंगे वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये अभी बिल्कुल हम नहीं कह रहा हूं कि अभी ही एकदम जो है, लेकिन इस फ्रंट पर काम करने की जरूरत है। जो फ्रंट जो है आप देखें वो छूटा हुआ है,
जिस फ्रंट की जरूरत महसूस की थी फूले ने भी, कबीर ने भी, रैदास ने भी, बाबा साहब ने भी, अब वो धारा निश्चित कमजोर है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस धारा को कैसे और मजबूत किया जाए, मुझे लग रहा है कि अभी बहुजन समाज जो हमारा है उनके बीच में ये सारे रास्ते हैं हमारे जाने के लिए। हम विज्ञान का भी विरोध नहीं करेंगे, अगर फेफड़े को मजबूत करने के लिए उनको अगर एक्सरसाइज करना हो, श्रम करना हो, योगा ऐसे, खेल के द्वारा नई खेल संस्कृति पैदा करके उनको मजबूत किया जाए, क्योंकि अधिकतर बीमार या अभी भी डॉक्टरों के चिकित्सा के शिकार तो हमारे ही लोग होते हैं और उसी के पूंजी से वो सारा धन कमा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के दौर में या एक लंबे समय तक दौर के लिए एक सांस्कृतिक रूप से भी हमें एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयारी करनी होगी जहां से वो धर्मांधता के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ उनकी जो है चेतना स्तर मजबूत हो। धन्यवाद राजेश जी, बहुत सही कहा आपने। हाँ, बहुत सही कहा आपने और मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि देखिए हमारा ये जो संघर्ष है, जो बहुजन समाज का संघर्ष है, जो अपने शोषण के खिलाफ जो भी उनका शोषण हुआ है, वो शुरू से सांस्कृतिक संघर्ष के कारण, दो संस्कृतियों का संघर्ष इस देश में पिछले 4000 वर्षों से चल रहा है। एक संस्कृति वो है जो बुद्ध से शुरू के समय से चल रही है, और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फुले साहब के, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में परिलक्षित होती है, कबीर के विचारों पर परिलक्षित होती है, गुरु नानक के विचारों पर परिलक्षित होती है, जो कि आज भारतीय संविधान में परिलक्षित होती है, जो समानता पर आधारित है, जो व्यक्ति को गुणों के आधार पर सम्मान देना चाहती है। वहीं एक दूसरी संस्कृति है जो कि वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, जो कि धर्मग्रंथों, मनुस्मृति जैसे धर्मग्रंथों ने जिसको नैतिक समर्थन दिया है, लीगलाइज फॉर्म देने का प्रयास किया है, जिसमें कि मनुष्य को जाति के आधार पर बांट दिया गया है, और वो अपने शोषण से मुक्त ना हो पाए, इसके लिए उनको एक प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से उनको विभिन्न अंधविश्वासों में जकड़ा गया है। अगर उन अंधविश्वासों से समाज को बाहर निकालना है तो निश्चित रूप से हमें सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। और जैसा कि राजेश कुमार जी ने बोला कि सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म को भी हम डिजिटल माध्यम से भी ज्यादा प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में हम गांव नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज मोबाइल सबके पास है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं इसी मुद्दे पर एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा कि ये पहले मांझी साहब दें, उसके बाद मैं उनसे लूंगा डॉक्टर गौतम से। पहले मांझी साहब बताएं, क्योंकि वामपंथी आंदोलन से अब जुड़े हुए हैं, वामपंथी आंदोलन में भी नुक्कड़ नाटकों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है समाज को जगाने का। तो क्या हम ऐसे चीजों को डिजिटल माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं? और अपना संदेश भी बता दीजिएगा जाते जाते बहुजन समाज के लिए। देखिए, बहुजन समाज जो होता है ये देश के जो शोषित वर्ग होता है, मेनली जैसे हम लोग को बोलते हैं जो ऑप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस्ड कास्ट, ऑप्रेस्ड आइडेंटिटी, यही है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज के पास तो कोई कैपिटल नहीं है, जो कैपिटल कोई नहीं है, वो तो कैपिटल केवल जो बचे हुए हमारा यूनिटी, बहुजन यूनिटी में रहा हम लोग का कैपिटल है। दैट इज द सोशल यूनिटी। सोशल यूनिटी हमारा कैपिटल है। इसको कैसे हम लोग संभाल करेंगे? अभी जो राजेश जी जो बताया, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक जो मूवमेंट, ये बहुत बड़ा जरूरी है। कारण क्या है, जो कल्चरल जो कैपिटल होता है समाज में, जो कल्चरल कैपिटल भी उसके पास है, जो रूलिंग क्लास के पास है। हमारा जो कल्चरल कैपिटल था उसको भी वो छीन लिया। ये एरियन कल्चर है। एरियन कल्चर में क्या होता है, हमारा भी सांस्कृतिक कैपिटल को छीन लिया और हमारी सांस्कृतिक कैपिटल को और डिस्टॉर्ट करके, वो भी मॉडरेट करके, वो भी अपना कैपिटल रूप से चलाया। अभी जो ये बड़ा लड़ाई है, मैं इसको बोलते कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का भी जो लड़ाई है,
ये लड़ाई में हमारी जो पिछड़ा, हमारी जो आदिवासी, हमारी जो दलित का जो कल्चरल कैपिटल है, इसको हम लोग को प्रमोट करना है। एक कारण क्या है, हमारी समाज में इसको बहुत अपीलिंग होता है। अभी देखिए, अभी सारी जो कल्चर जो होता है वो कल्चर को मोनोपोली कर दिया, कल्चर से ही वो रूल कर रहा है। इंडियन सोसाइटी में जैसे हम लोग का जो बोलते हैं ना कास्टिज्म, कास्टिज्म को तोड़ने के लिए, क्लास को भी बनाने के लिए वो हमारा बैरियर तैयार कर दिया, उसका जो रूलिंग क्लास का कल्चरल कैपिटल। इसके तोड़ने के लिए लेफ्ट मूवमेंट में भी किया था। जब लेफ्ट मूवमेंट में, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो एक कॉन्शियसनेस था, जो अपना जो कल्चर को डेवलप करने के लिए, सांस्कृतिक कल्चर को डेवलप करने के लिए, इसी समय IAPTA तैयार हुआ था, अखिल भारतीय गणनाट्य संघ भी तैयार हो गया। वो तो अभी खत्म हो गया, खत्म हो चुके हैं, उसको कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुके। इसीलिए जो दलित भी हो, मैं तो शब्द ज्यादा यूज करते नहीं, हमारी जो सारी पिछड़ा वर्ग, उसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी, माइनॉरिटीज में है। हमारा जो फोक कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, जो कल्चर में एक ह्यूमैनिटी है, जो कल्चर में एक, जैसे लालन का जो कल्चर है बंगाली डिस्कोर्स में, जिसमें वो पता है लालन का जो कल्चर था, जो एकदम कोई रिलीजियन नहीं है, वो बोलते हैं जो जात नाम से कुछ चीज नहीं है, जो रिलीजियन कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज को आगे लेके बढ़ाना है। कारण क्या है, हमारी जो मनोबल पैदा करने के लिए अभी कल्चरल मूवमेंट से ही, जैसे राजेश जी बताया, जो कल्चरल मूवमेंट से हमारा यूनिटी डेवलप होगा, हमारा लड़ाई करने का एक मनोबल भी डेवलप होगा, और हम लोग का जो एक वर्किंग क्लास, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी को जो अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करके, जो सवर्णों का जो है, जो रूलिंग क्लास का जो कल्चर है, उसको हम लोग डिफीट करते हैं। अभी जो खेल कल्चर के लिए बताया, देखिए हमारा देश में क्रिकेट फैला दिया। क्रिकेट क्या है, ये रूलिंग क्लास का एक साजिश है। हमारा जो खेल के लिए, हमारा जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हमारा गांव में कबड्डी होता है, फुटबॉल होता है, बहुत चीज होता है, जैसे कुछ पैसा लगाना कोई जरूरी नहीं है, स्पेस भी कम मिलता है, उसको सारे खत्म कर दिया एक खेल कल्चर, तो क्रिकेट कल्चर। आज हमारी नया कल्चर को डेवलप करने के लिए खेल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लड़ाई है, एक कल्चर केवल कल्चर का डिस्कोर्स मनोरंजन नहीं है, कल्चर का डिस्कोर्स है, इसका नैरेटिव है, हमारे स्ट्रगल का हमारा स्ट्रगल का नैरेटिव है। बहुजन समाज को गठित करने के लिए, हमारे यूनिटी को डेवलप करने के लिए, ये हमारा बड़ा टूल्स है हमारा पास। इसको कैसे डेवलप करना है हम लोग को करना, हमारा ट्रेडिशन है, कबीर है, लालन फकीर है, रविदास है, फोक कल्चर है। जैसे फोक कल्चर अभी देख रहे हैं, बहुत फोक कल्चर छीन लिया। हमारे पास जो गांव का जो कल्चर था, नदी के किनारे के जो कल्चर था, हमारी जो बंगाल में हम लोग देखा है, जैसे ट्रेडिशनली हमारा बोट का कल्चर है, जो माझी, मल्लार, ये सब जो कल्चर है, निषाद का जो कल्चर है, सारी कल्चर वो हमारे पिछड़ा वर्ग का कल्चर है, वो कल्चर को छीन लिया। ये कल्चर को नहीं प्रमोट करेंगे, हमारा स्ट्रगल आगे बढ़ेगा नहीं। डेमोक्रेटाइजेशन का सबसे बड़ा हथियार है कल्चर। कारण डेमोक्रेटाइजेशन में बहुजन समाज का तो एक ही है, बहुजन और कुछ नहीं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए जो हमारा हथियार है कल्चर, इसको हम लोग कैसे संभाल करेंगे, हमारी कल्चर को फिर पुनरुद्धार करना है, जो कल्चर को छीन लिया उसको हमारी रूप से लेके आना। और इसी में भी अभी जो साइंस का, टेक्नोलॉजी का जो डेवलप हो गया, जो हाथ एवरी हाथ में, सारी हाथ में जो मोबाइल आ गया, इसको भी शामिल करना है, इसको तो हम लोग ज्यादा प्रमोट करना है। और ऑनलाइन भी एक प्रमोशन है हम लोग का। अभी ये हम लोग के एक टूल्स बन गया, ये टूल्स इसीलिए रूलिंग क्लास एक टूल्स को खत्म करने के लिए हम लोग ऐसे टूल्स के यूज ना करें, प्रबंध लगा रहे, साजिश है, इसको खिलाफ भी हमको लड़ना है। हर जगह में लड़के हमारा स्पेस बनाना है बहुजन समाज को, नहीं तो हम लोग जीतेगा नहीं, हम लोग बचेगा नहीं। और हम लोग जीतेंगे कल्चरल रेवोल्यूशन के मार्फत ही जीतेंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन यही है, कल्चरल रेवोल्यूशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक कल्चर को प्रमोट करना है, कल्चर के साथ खेल भी एक कल्चर है। ठीक है, यही हमारा जो साजिश, इसको प्रमोट करना, कैसे करना है हम लोग को देखना है, काम शुरू करना है।
राजेश जी, मैं कुछ इसमें और जोड़ना चाहेंगे? मैं फिर गौतम जी के पास जा रहा हूँ। कोई पॉइंट आपको और जोड़ना है इसमें, क्योंकि मैं फिर बाद में लास्ट में गौतम जी से रिमार्क लूंगा। नहीं, लगभग हो गए हमारी बातें जो है, हाँ, हमारी बातें ठीक लगभग हो गई। ठीक है। तो मैं लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क डॉक्टर एस एन गौतम से चाहूंगा कि जैसे कि राजेश कुमार जी ने कहा और अरुण मांझी साहब ने भी सपोर्ट किया कि हमारी जो लड़ाई है वो सांस्कृतिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई धार्मिक कर्मकांडों की लड़ाई नहीं है। हम व्यर्थ में फंस जाते हैं कि साहब वो हम ये मंदिर मत जाओ और तुम जो है बौद्ध बुद्ध विहार जाओ, फलाने जाओ। तो उसमें होता है क्या है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया, लेकिन हमारे लोग वहां पे पहुंच के बस एक कर्मकांड बदल लिए, अंधविश्वासों से बाहर नहीं आए, कर्मकांड बदल लिए। उन्होंने जो है मूर्ति वहां पे गणेश की जगह बुद्ध की रख ली, लेकिन सारा जिंदगी उसी तरीके चल रहा। कर्मकांड से आज तक हमारा समाज नहीं निकल पाया। जबकि हमारी लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। हमें जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में नहीं लाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जो बुद्ध की समय जो संघर्ष हुआ था वो उस समय कोई धार्मिक संघर्ष नहीं था, वो सांस्कृतिक संघर्ष था। वही सांस्कृतिक संघर्ष आपको हम लोगों को जो है मध्य युग में मिलता है। एक संस्कृति वो निर्गुण विचारधारा वाली थी और दूसरी सगुण विचारधारा वाली थी। जब संत रविदास ने कहा कि ब्राह्मण को मत पूछिए जो हो गुण से हीन, पूछो चढ़ चंडाल के अगर उड़ गए अंतर्वीन। और उसके मतलब कि ब्राह्मण अगर गुणहीन है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और चंडाल अगर गुणवान है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उसके विरोध में जो दूसरी पुरानी जो बड़ व्यवस्था वाली संस्कृति के समर्थक लोगों ने, तुलसीदास जी ने कहा था कि पूजिए विप्र स्वीन गुणहीना ना ही शूद्र गुण ज्ञान त्रिविना। मतलब कि अगर जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो कितना भी कैसा भी हो उसकी पूजा करनी चाहिए, कितना भी शीलहीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शूद्र कितना भी गुणी हो, ज्ञानी हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो संघर्ष है वो सांस्कृतिक संघर्ष है। उन सांस्कृतिक संघर्ष में हमें अगर जब तक हम अपनी संस्कृति की ओर पुनः दोबारा नहीं लौटेंगे तब तक हम इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। और संस्कृति में पुनः वापस आने के लिए हमें जो कर्मकांड है, जो अंधविश्वास है, जिसमें हमारा बहुजन समाज फंसा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने कहा भी था कि जितने भी लोग जो डुबकी गंगा में जाके लगा रहे हैं उसमें 99% हमारे बहुजन समाज के हैं। तो जब तक इन लोगों को अगर वापस लाना है तो हमें सांस्कृतिक संघर्ष को तेज करना होगा। और जैसा कि राजेश कुमार जी ने बोला कि जो पूरा वामपंथी लोगों ने भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में जागृति लाए थे और उसका असर भी गया था समाज के ऊपर। बंगाल में असर गया था, केरल में भी असर गया था, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी देखा हूं, मैंने इलाहाबाद में भी नुक्कड़ नाटक देखे, उनका असर गया था। और आज जो है अगर वो उस लेवल पे संभव नहीं है और हमारे पास मोबाइल आ गया तो उसके द्वारा भी हम सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए डिजिटल मीडिया को भी यूज कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपके विचार और बहुजन समाज को, आप चूंकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर के हिसाब से आपने बहुत अच्छा उनको संदेश दे दिया है। और मैं चाहता हूं कि सामाजिक चिंतक के नाते भी आप एक संदेश जो है समाज को दे दें। थैंक यू कटेरिया साहब। राजेश जी ने जो कल्चर की बात की और उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन या सबसे अच्छी विस्तृत जानकारी अरुण जी ने जो दी है, मांझी जी ने, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं अपने आप से जब कभी प्रश्न करता हूं, क्योंकि हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिस जाल से बाहर निकलने का जब भी हम प्रयत्न करते हैं हम उसमें और ज्यादा उलझ जाते हैं। और वो जाल बुना गया है मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, और उसका एक खास व्यक्ति है जो समाज है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने मनुवाद का जो जाल जिस तरह से बुना, और उसमें हम लोग प्रयत्न, देखिए आजादी से पहले तो हम लोगों ने कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे पास वक्त नहीं था कि हम अपने जीवन के विषय में कुछ सोच सकें। हमारे माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ाया, एजुकेशन ली, हमने 4 पैसे कमाए। आज हम महसूस करते हैं कि क्या होती है सांस ले, स्वच्छंद वातावरण में सांस लेना, क्या होता है आजादी, क्या होता है रेस्पेक्ट, इन सब चीजों को, और क्या होता है ह्यूमिलिएशन। अभी तक सदियों के ह्यूमिलिएशन से हम इतने ज्यादा ह्यूमिलिएट रहे, और अपने आप में ये खूब ऐसे अन्यथा न ले, मैं बहुत कड़वी बात लेकिन सच्चाई के साथ कहने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत किसी को वो लगे, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा पहले से ही मांग रहा हूँ।
चमार ये बात मान के खुश हो जाता है कि मैंने भंगी को अछूत बना दिया अपने सामने, और खटीक ये मान के चलता है कि मैंने चमार को अछूत बना दिया, और खटीक को दूसरा धोबी कहता है कि मैंने इसको अछूत बना दिया और मैं इससे ऊंची जात का हूं। ये जो हम लोगों के बीच में सामाजिक तौर पर जो बांटा गया, जो एक दूसरे को हम आपस में ही ऊंच नीच बताते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण, मैं जिस जगह हूं वहां पर चमार लोगों की 3 पंचायत घर है और वाल्मीकियों का 1 पंचायत घर है, और अन्य जातियां सवर्ण कही जाने वाली जातियों का सिर्फ 1 पंचायत घर है। अब बताइए, जब बटे हुए आप इस तरह से हैं तो पहले तो आप में यूनिटी आनी चाहिए, और वो यूनिटी कैसे लाई जा सकती है, उस यूनिटी के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, और उसके लिए छोटा प्रयत्न। राजेश जी, मैं आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपके विषय में जैसा अभी बताया गया कि आप नाटक और कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो समाज को परिवर्तन का एक नई विधा देता है। मैंने एक सोचा है, हो सकता है आपको वो उसे थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि अटपटा लगेगा तभी आप सोचोगे उस पर, वरना नहीं। मैं ये कह दूं कि हम नमक रोटी आपस में खा के बैठ के खाने लगे तो आप कहोगे ये सामान्य बात है, एक पढ़ा लिखा आदमी तत्काल समझ जाता है नमक रोटी खा के। मैंने इसको एक नाम देने का कोशिश की है, टूक रोटी नमक आंदोलन। हम अछूत कही जाने वाली जितनी भी पुरानी जातियां हैं, संविधान से पहले जो अछूत कही जाती थी, उन जातियों को आपस में एक दूसरे के साथ खान पान से जोड़ना चाहिए, और उसको जोड़ने के लिए हमारे पास अगर कोई सच्चा अच्छा तरीका है, वो तरीका हो सकता है कि हम एक अपने समाज का सबसे निकृष्ट कहा जाने वाला भाई, उससे कहें तुम रोटी बना के लाओ, या हम सब लोग मिलकर एक मानसिकता डेवलप करें कि एक रोटी आई और उसमें से हम 10-12 वर्ग के जो आपस में एक दूसरे को ऊंच नीच मानते हैं बराबर, लेकिन ऊंच नीच आपस में जो मानते हैं, वो सब लोग इकट्ठे हों और एक एक रोटी का टुकड़ा और नमक के साथ में खा के इस बात को समाज को मैसेज दें। और विशेषकर देखिए, एक है कि उस समाज के लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं, 4 अनपढ़ लोग, तो वो आपस में किसी अच्छे उस पर नहीं आएंगे। हो सकता है वो कसम खाएं और चल दें, लेकिन किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आज मेरे सामने जो बैठे हुए हैं आप लोग 4 हैं, हम एक अपने आप में आइडेंटिटी मानते हैं। हमारी बातों में एक चैलेंज है जो समाज को जोड़ने का भी, और हम पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों पर भी, कि अब हम वो नहीं, 70 वर्ष में हमने तुम्हारे जितने भी खोखले थे, तुम्हारे ढोल के अंदर की पोल जितनी भी थी, हमने झांक लिया है, हमने उसे जांच लिया है। हम अब मालूम है कि ये इस ढोल से आवाज कहां से निकलती है। हम ही वो हैं जिनकी पीठ पर आप जो डंडा बरसा करके ढोल की आवाज निकालते थे। अब हम अगर संगठित हो जाएं, और उस संगठित के लिए कल्पनाएं नहीं करना चाहिए, थ्योरी नहीं लिखी जा सकती, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकल छोटे से छोटा करना पड़ेगा। और छोटे से छोटा प्रैक्टिकल है, हम एक दूसरे के हाथ से निवाला खा सकें, हमारा अछूतपन आपस में मिटा सकें। मेरा एक ऐसा सोच है, और इस सोच को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं प्रयत्नशील तो ये था कि हम बहुत बड़े उस पर लॉन्च करें और अपनी जिंदगी का जो कुछ भी है वो इस पर ही रखें। लेकिन इसके जहां जहां भी ये मैसेज जा रहा है, मैं समझता हूं मेरी बात से आप जरूर राजेश जी थोड़ा सा कन्विंस आप इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि कठेरिया साहब और अरुण जी के साथ तो मैं इस पर बहुत डिस्कस कर चुका हूं, और हम लोग बिल्कुल फाइनली इस पर सेटअप ही प्रोग्राम कर चुके हैं, और इसका हमने हेड भी कठेरिया जी को माना है कि आपके नेतृत्व में ये पूरा सब चलेगा। लेकिन आप जैसों का अगर सहयोग मिलेगा, जो सबसे बड़ा जिस कल्चर की बात है, जो कल्चरल रिवोल्यूशन के लिए जो समाज में कल्चर एक्टिविटी है, जैसे फोक्स हैं, प्ले हैं, ये जिस तरह के लिखना, उनको प्रेजेंटेशन करना, ये भी एक तरह की अपनी विधा है। उसमें आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें हम और ज्यादा सफल हो सकेंगे। और रहा कोरोना के विषय में, कोरोना के विषय में तो हमें जहां तक हो अपने लोगों के बीच में एक ही मैसेज देना चाहिए कि सेल्फ इम्यूनिटी को किस तरह से और ज्यादा आप अपने संसाधनों से, क्योंकि बाजार का कोई भी संसाधन आपको नहीं मिलने वाला, सरकार किसी भी तरह की आपकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके भी सांस फूल चुकी है, उन्हें भी अपनी जान प्यारी है।
ऐसे में हमें अपने गरीब को, हर एक को ये कहना चाहिए कि तुम अपने घर में अपनी जो मिनिमम आवश्यकता की चीजें घर में जो हैं, उनसे किस तरह से आप मेडिसिन बना सकते हो, किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हो। नीम का पत्ता हो, तुलसी का पत्ता हो, और धनिया है, पुदीना है, इस तरह की ये चीजें, हल्दी है, इनका सबका सेवन अपने तरीके से करने का जो तरीका मैंने बताने की कोशिश की है। समय के अभाव में दोबारा जब हम मिलेंगे फिर इसको और ज्यादा अच्छी तरह से रखेंगे। और मैं कठेरिया साहब का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना सुनने की कोशिश की, और इसमें निवेदन भी करूंगा कि इसी तरह हम नए नए प्रोग्राम बना करके अब अपने समाज के सामने अपने को लाते रहेंगे। इसी बीच में मैं आपसे इजाजत इसलिए चाहूंगा क्योंकि मेरा क्लिनिक का भी बहुत टाइम हो गया, और आपने देखा होगा मैं गाड़ी में बैठ के आपको सुनता हुआ आया हूँ। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो साथियों, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही कि जो कोरोना काल में जो मीडिया का रोल है। देखिए, मीडिया तो अब पुराना वाला मीडिया नहीं रहा। जैसे कि वार्ता में सभी लोगों ने बोला, एक जमाना था इमरजेंसी के दौरान लोग पत्रकार जेल जाना पसंद किए, लेकिन अपनी विचारधारा समझौता नहीं किए। लेकिन वो प्रिंट मीडिया था, और खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, इसमें आज वो पत्रकार जो है उनमें वो जज्बा नहीं है अपने पेशे के प्रति। उनके अंदर एक तरीके का एक पैसे के प्रति ज्यादा चाह है, और ग्लैमर की ओर ज्यादा चाह है। वो ग्लैमरस बनना चाहते हैं, लोग उनको जाने, नेता के जितना नेता को जानते हैं उतना उन्हें भी जाने। तो ऐसे में ऐसे लोगों से हमें उम्मीद करना बेकार है कि वो सिद्धांतों के आधार पर बहुजन समाज की बात को उठाएंगे और बहुजन समाज के दुख दर्द की चर्चा जो है अपने टीवी पर छेड़ेंगे। क्योंकि उनका तो जो मालिक है, जो कहेगा वो उसी तरीके से कहेंगे। आज उनका मालिक अगर भाजपा का समर्थक है तो वो भाजपा वाली बात करेंगे, कल उनका मालिक अगर वो वामपंथी विचारधारा के समर्थन में आ जाता है, कांग्रेस के समर्थन आ जाता है, तो वो उस तरह की बात करेंगे। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। जो कुछ हमें करना है तो हमें बहुजन मीडिया का ही ज्यादा प्रयोग करना है अपने समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए। और जैसा कि लास्ट में राजेश कुमार जी ने बोला, जिसमें सभी लोग सहमत हैं, कि हमें सांस्कृतिक परिवर्तन लाने पर अधिक ध्यान देना होगा। और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में चूंकि अगले आने वाले 6-7 महीने, और हो सकता है शायद अगला साल ऐसे ही निकल जाए, कहीं दूसरी लहर खत्म होने के बाद फिर तीसरी लहर आ जाए, तो हमें डिजिटल मीडिया का अधिक प्रयोग करना होगा। उसको इतना सशक्त हम कर लें अपने डिजिटल मीडिया को कि चाहे कोरोना हमें साल भर भी अगर हमें घरों में कैद करके रखे, तब भी हम अपने समाज को उससे ज्यादा गति से जागरूक कर पाएंगे, जो कि हम फिजिकली जाकर वहां पे जागरूक करने का काम करते हैं। तो ऐसे कामों के लिए किस तरीके से हमें नाटक जो करने होंगे, जो कि हम डिजिटल मीडिया पे दिखा पाए, और कौन कौन सी विधाएं हमें अपनानी पड़ेंगी, उसके लिए मैं राजेश कुमार जी से बात करूंगा। राजेश कुमार जी इस मामले में पारंगत भी हैं। और जैसा कि डॉक्टर एस एन गौतम ने कहा कि अगर हम बहुजन समाज में जो एससी जातियां हैं, एससी जातियां ही अगर आपस में एकता के सूत्र में बंध जाए। कहने को वैसे तो कोई खाने का कोई अब आपस में वैसा नहीं रहा है, लेकिन ये संकेत है, ये प्रतीकात्मक है कि हम रोटी नमक के साथ खाते हैं, एक ही रोटी आती है, उसके 10 टुकड़े करते हैं, और हम विभिन्न जातियों के लोग अगर खाते हैं और ये पढ़ लेते हैं कि आज से हम एक हैं और हम एक होकर अपनी समस्याओं को लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई भी लड़ पाएंगे। हम आपस में बटे रहेंगे, जैसा कि गौतम जी ने बोला कि वहां पे वाल्मीकि समाज की अलग पंचायत है और दूसरी जाटव समाज की अलग पंचायत है। धोबी समाज की अगर वहां पे संख्या किसी और जगह होगी तो उनकी अपनी अलग पंचायत होती है, तो ये गलत है। जबकि दूसरा समाज है जो सवर्ण समाज, उनकी एक ही पंचायत होती है। ओबीसी में भी ये होता है, कश्यप समाज की अलग पंचायत है, यादवों की अलग पंचायत है। तो ये जो जाति का जो रोग है वो सभी जातियों में फैला हुआ है। इससे हमें जूझना है, इससे हमें संघर्ष करना है, और ये संघर्ष हमें निश्चित रूप से सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में रखते हुए करना होगा। आज की इस मीटिंग के लिए, मैं चर्चा के लिए, इसको इतना सार्थक बनाने के लिए मैं डॉक्टर एस एन गौतम, राजेश कुमार जी, अरुण माझी, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और इस चर्चा को जो लोग भी फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं या इस वीडियो को लास्ट आगे भी सुनेंगे, उन सबको बहुत बहुत आभार। आप अपने कमेंट दीजिएगा जिससे कि हम आगे अगली चर्चा में इसको और व्यापक, किसी विषय को और व्यापक रूप में या सार्थक रूप में रख सकें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भारत। जय भीम।